अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो है वो स्ट्रेन एनर्जी इन द डिफॉर्म मटेरियल्स की रीडिंग देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने मार्क करनी है। कल आपने इसका एक्सप्रेशन देख लिया था। द वर्क डन इन द डिफॉर्मिंग द मटेरियल इज़ कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी। जब आप किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए काम करते हैं तो उसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। या फिर मॉलिक्यूल्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके बॉन्ड जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जो उनके अंदर एनर्जी छुपती है उसको हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। कंसिडर अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। एक तार लेकर उसको लटका दें। द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय पुटिंग स्लॉट्स वेट्स इन द हैंगर। उसके साथ एक हैंगर लगाएं और उसमें वेट डाल लें विच इज़ टाइड एट द अदर एंड, जिसको दूसरे किनारे पर जोड़ा गया है। द स्ट्रेचिंग फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द वेट इन द हैंगर। आहिस्ता आहिस्ता अपनी फोर्स भी बढ़ाएं बाय measuring the increase in the length against the stretching force. A graph can be drawn between force and length. कहता है फोर्स और स्ट्रेच के दरमियान आप ग्राफ बना दें। When the elastic limit is not crossed, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर रहते हैं आप, then the graph shows a straight line behavior, तो आपको ग्राफ सीधी लाइन में मिलेगा। एंड द एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, और आपकी जो एक्सटेंशन होगी वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगी। अच्छा, यहाँ तक रखना है आपने। उसके बाद ना आपने जितना भी मैथमेटिकल वर्कआउट है वो मेरे वाला करना है जो मैंने आपको कल करके दिया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए ग्राफिकल मेथड में। द एरिया मेथड इज़ क्वाइट जनरल एंड इज़ यूज टू कैलकुलेट द वर्क डन अंडर एनी काइंड ऑफ द एरिया इवन इन द प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में भी एरिया निकाला जा सकता है, प्लास्टिक रीजन में भी निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द एक्सटेंशन इज़ इंक्रीज फ्रॉम L1 टू L2, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पे ग्राफ, इसमें पहले एक्सटेंशन आपको याद होगा हमने L1 रखी थी और एक ट्राइंगल का एरिया निकाला था, फिर L2 तक हम गए थे। ये उसके बारे में बता रहा है। द अमाउंट ऑफ द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया अंडर अ ट्रेपीजियम। तो फिर आपको पता है कि तस्वीर जो है ट्रेपीजियम बेटा कहा जा रहा है इसको। ये जो आपके पास बन रही है ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको ट्रेपीजियम बोल रहा है। वो कहता है कि L1 एक्सटेंशन तक ट्रायंगल थी, उसका एरिया निकला है। अगर आप L2 तक जाते हैं तो ये ट्रेपीजियम भी अंदर आ जाती है, फिर इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। इट इज़ वैलिड फॉर द प्लास्टिक रीजन आल्सो। कहता है ये एरिया आप प्लास्टिक रीजन के लिए भी निकाल सकते हैं। इफ़ द एक्सटेंशन अकर्स फ्रॉम O टू G, यहाँ तक इसको रख दें बस और फाइनल कर दें। और अपना जो आपका मैथ है वो मेरे वाला करना है, ग्राफ आपने ये बना लेना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, तो आज हमने शुरू करना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ज़रा देख लें। सबसे पहले ना इसके अंदर आपको मटेरियल्स का पता होना चाहिए कितनी किस्म के होते हैं। इलेक्ट्रिकली जब हम बात करते हैं तो उसका मुराद ये है कि आपने ये चेक करना है कि मटेरियल में से चार्ज पास ऑन हो सकता है या नहीं, उस हिसाब करंट या नहीं दूसरे अल्फाज में पास हो सकता है कि नहीं, उस हिसाब से ना हमारे पास तीन किस्म के मटेरियल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टर्स, एक को हम कहते हैं इंसुलेटर, एक को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। नाम आपने छोटी क्लासेस में भी साइंस में पढ़े होंगे, सुने होंगे। हम लोगों ने ना नेक्स्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का, उसमें ये देखना है कि ये कंडक्टर हैं तो क्यों हैं, इंसुलेटर कैसे बन रहे हैं, और इसके अलावा आप सेमीकंडक्टर्स अगर वो बिहेव कर रहे हैं तो किस तरह से भी बिहेव कर रहे हैं। इसकी डिटेल नेक्स्ट टाइम आएगी, फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड इज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल करंट। कहते हैं आमतौर पर सॉलिड्स की जो जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि उसमें से करंट पास ऑन हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल इज़ डिफरेंट, लेकिन मुख्तलिफ मटेरियल में से करंट मुख्तलिफ तरह से गुजरता है। जैसे कि कंडक्टर्स की अगर बात करें तो ये क्या है, दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईजीली, जिनमें से आसानी से करंट गुजरता है, कॉल्ड कंडक्टर्स। कॉपर है, सिल्वर है, और इनकी कंडक्टिविटी अगर निकाली जाए तो काफ़ी ज़्यादा निकलती है, 10⁻7 ओम मीटर पर इनवर्स। इंसुलेटर्स अगर उसकी में देखे जाएँ, द मटेरियल्स विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड, इसमें से करंट पास नहीं होता। वुड है, डायमंड है, और इनकी अगर कंडक्टिविटी की रेंज देखी जाए तो 10⁻10 से लेकर 10⁻20 ओम मीटर पर इनवर्स है। ये MCQs भी हैं। सेमीकंडक्टर्स देखे जाएँ तो वो इन बिटवीन होते हैं, यानी ये कभी चाहें आप तो अपनी मर्ज़ी से आप इनको कंडक्टर्स बना लें, आप चाहें तो इनको इंसुलेटर्स बना लें, और ये ज़्यादा काम के हैं।
देखिए ना, एक ऐसा मटेरियल जो कभी कंडक्टर बन जाए, एक कभी वो इंसुलेटर बन जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बल्कि यूँ कहें कि नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारी डेली लाइफ की, उसमें हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि चीज़ें सेमीकंडक्टर की बनाई जाएं। एनीवे सेमीकंडक्टर ज़रा चेक कर लें कि क्या है। दीज आर द मटेरियल्स आर नॉट गुड एज कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की तरह ये अच्छे नहीं हैं, नॉट बैड एज इंसुलेटर्स, और इंसुलेटर की तरह ये बुरे भी नहीं हैं। इसमें क्या है, जर्मीनियम है, सिलिका, दूसरे अल्फाज में यानी इन बिटवीन है ये। देयर कंडक्टिविटी रेंज इज 10⁻⁻7 टू 10⁻⁴। अच्छा बेटे, नेक्स्ट टाइम जो है ना, ज़रा ये देख लीजिए, हमने पढ़ना है एनर्जी बैंड थ्योरी, और एनर्जी बैंड थ्योरी में अगर मैं नेक्स्ट पेज खोलूँ तो आपने दोबारा इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स ही पढ़ने हैं। मैंने जैसे पीछे कहा ना कि डिटेल भी तो जाननी है कि अगर एक मटेरियल कंडक्टर है तो क्यों, अगर वो अच्छा करंट पास ऑन कर रहा है तो क्या वजह है, इंसुलेटर क्यों नहीं कर रहा, सेमीकंडक्टर किन शर्तों पे कर रहा है, किन शर्तों पे नहीं कर रहा, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि सेमीकंडक्टर हमारा प्रेफरेंस होगा, और ये देखें कि सेमीकंडक्टर्स को बनाने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं, यानी इसमें हम दो किस्म के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और फिर ये देखेंगे कि हमने कैसे सेमीकंडक्टर्स को हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आ जाता है सुपर कंडक्टर। ये आज आप देख लें, क्योंकि इसमें से सिर्फ हमने डेफिनेशन करनी है। आपने सुना होगा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और टेम्परेचर को घटाएं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनकी टेम्परेचर एक ख़ास हद तक अगर घटाएं तो इनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, उनको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, के जिसमें मटेरियल की रेजिस्टेंस कम हो जाती है विद द लो टेम्परेचर टू द इमेजरेबल लो वैल्यूज़, बहुत हद तक इनकी वैल्यू कम हो जाती है लो टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिविटी। एंड दीज आर द सर्टन मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो बिलो अ सर्टन टेम्परेचर, खास टेम्परेचर पर पहुँच के तो उनकी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, और उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर यानी TC बोला जाता है, और बिलो दिस टेम्परेचर दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड द सुपर कंडक्टर्स। तो ये इसकी सिर्फ तारीफ़ करनी थी, बाकी इसकी कुछ मिसालें हैं, ये आगे इसकी एग्जांपल आ जाएंगी, जैसे कि एल्यूमिनियम है, ये MCQ में आता है, टिन है, लेड है, और ये जो आगे TC लिखे हुए हैं ना, ये इनके क्रिटिकल टेम्परेचर हैं जिन पर जाकर ये सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। एंड पे यूज़ आ गया बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है ना इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में इस्तेमाल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं, चिप्स, कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।